होने के बाद लिन फेंग और 18 खूबसूरत महिलाएं एक सुनसान द्वीप पर फंस जाते हैं। खाना ढूंढने और शेल्टर बनाने के बजाय वे सबसे पहले एक जेंडर बेस्ड वोटिंग कराती हैं ताकि अकेले मर्द लिन फेंग को बाहर निकाला जा सके। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर निकाले जाने के बाद लिन फेंग को एक बेहतरीन केव कैंप साइट मिल जाएगी और अनपेक्षित रूप से एक डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इस सिस्टम के साथ उसे एक विशाल और पावरफुल इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज बेस का एक्सेस मिलता है और उसके 3 मेन फंक्शंस एनहांस हो जाते हैं। उसकी शुरुआत एक परफेक्ट स्टार्ट के साथ होती है और उम्मीद है कि ये लाडली लड़कियां जल्द ही शेल्टर के लिए रोती हुई आएंगी। क्रूज शिप के एक्सीडेंट के 6 घंटे बाद ग्रुप एक बिना नाम वाले सुनसान द्वीप पर बहकर पहुंच जाता है। बीच पर बिखरी हुई 17-18 साल की लड़कियां लाल रंग के कपड़ों में थीं। सुपर मॉडल्स और पॉप डीवाज उनके पीछे थीं, फिर वारिसें और ब्यूटी पेजेंट विनर्स थीं। इंडस्ट्री की ये सभी सेलिब्रिटीज जो कभी बेहतरीन कपड़ों में चमकती थीं, अब पूरी तरह भीगी हुई और दर्द में थीं, बिल्कुल भीगी हुई बिल्लियों की तरह दिख रही थीं। तभी सुवेइवे नाम की एक औरत आगे आई। वो पॉपुलर एक्ट्रेस चेन याओ की बेस्ट फ्रेंड और मैनेजर थी और लाखों फॉलोअर्स वाली एक फीमेल इंडिपेंडेंट ब्लॉगर थी। उसकी खासियत इमोशंस भड़काना और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना था। उसके महंगे कपड़े भले ही सूखी सब्जियों की तरह मुरझाए हुए थे, लेकिन उसकी ठुड्डी में अब भी कॉन्फिडेंस था और उसके शब्द किसी बम धमाके से कम नहीं थे। मैं लिन फेंग को कैंप से बाहर निकालने का सुझाव देती हूँ। लिन फेंग, जो बीच पर एक मछली साफ कर रहा था, अपने काम में रुक गया। किसी ने वजह पूछी। सुवेइवेई ने चारों ओर देखा और मैन शब्द पर इस तरह जोर दिया जैसे वह कोई गंदी बात कह रही हो। उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि वह एक मर्द था। इस सुनसान द्वीप पर कोई सेल फोन सिग्नल नहीं था और रेस्क्यू कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ 18 लड़कियां थीं और वो एक अकेला मर्द उनके बीच फंसा हुआ था। दिन में तो ठीक था, लेकिन रात में कौन गारंटी दे सकता है कि वो उनके सोते समय उनका फायदा नहीं उठाएगा? कौन गारंटी दे सकता है कि वह सबसे पहले मुसीबत नहीं बनेगा? सिर्फ कुछ ही शब्दों में उसने माहौल पूरी तरह बदल दिया और कई लड़कियों के चेहरे पर तुरंत डर दिखाई देने लगा। जितना वे इस बारे में सोचती उतना ही डरती। सुवेइवेई ये सब बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह ऑनलाइन ऐसी चीजें बेचकर ही अपना गुजारा करती थी। लिन फेंक, जो 1.82 मीटर लंबा और थोड़ा पतला था, समुद्र के पानी की थकान अपने चेहरे पर लिए आखिरकार खड़ा हो गया। अपने गुस्से को दबाते हुए उसने पलटकर जवाब दिया, तुम अभी क्या कर रही थी? आधे घंटे से एक अकेली खाने लायक मछली साफ कर रही थी। सुवेइवे का चेहरा लाल हो गया और वह चेन याओ के पीछे छिपने के लिए मुड़ गई। सिस्टर याओ, इसका एटीट्यूड देखो, कुछ कहो ना। बीच पर बैठी चेन याओ ने लिन फेंग की तरफ देखा, फिर सुवेइवे की तरफ और धीरे से कहा, मुझे लगता है वेइवे सही कह रही है। जैसे ही टॉप स्टार ने बात की, दूसरों को तुरंत सहारा मिल गया और वे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। टीम आपस में बातें करने लगी। सेफ्टी सबसे पहले है, लड़कियों को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। ये सिर्फ उसे थोड़ा दूर जाने के लिए कह रही है, वापस आने से नहीं रोक रही। ये देकर सुवेइवेई और भी चालाक बन गई और उसने तुरंत फैसला किया, चलो वोट करते हैं। जो भी इसे बाहर भेजने से सहमत है, अपना हाथ उठाओ। एक पल में 17 हाथ ऊपर उठ गए। 18 लोगों में से 17 ने फेवर में वोट दिया। सिर्फ एक इंसान ने अपना हाथ नहीं उठाया। तुम हमसे जीत नहीं सकते, हमें मजबूर मत करो, हम तुम पर पत्थर फेंकेंगे। उस इंसान ने बिना एक शब्द कहे सहमति जताई। तुम कहते हो ठीक है, मैं कहती हूँ ठीक है, क्या तुम बहरे हो? लिन फेंक ने अपने हाथों से मछली के स्केल्स झाड़े, नीचे झुका, साफ की हुई मछली उठाई और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जब मेरा यहाँ वेलकम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जैसे ही सुवेइवेई चिल्लाने वाली थी, अचानक एक आवाज गूंजी और भीड़ के किनारे चट्टानों पर से 30 की उम्र की एक औरत खड़ी हुई। पूरे ग्रुप में वही अकेली थी जिसने हाथ नहीं उठाया था। वह इंडस्ट्री की एक लेजेंडरी फिगर थी जो सालों से आधी गायब ही थी। यहाँ तक कि ग्रुप के यंग मेंबर्स को भी उसे रिस्पेक्ट के साथ सीनियर कहना पड़ता था। वह लिन फेंक के पास कुछ कदम चलकर आई। उसका टोन जेंटल और शांत था। यंग मैन, जिद्दी मत बनो, इनकी चिंता पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है। आखिरकार हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं एक कॉम्प्रोमाइज का प्रपोजल देती हूँ। दिन के समय तुम आकर काम में हेल्प करो और खाना शेयर करो, और रात में तुम चट्टानों के दूसरी तरफ सो जाओ जहां हम एक दूसरे पर नजर न रखें। इस तरह तुम्हारे पास खाना होगा और हम भी रिलैक्स महसूस करेंगे। क्या? लिन फेंक धीरे से हंसा, उसे ध्यान से घूरते हुए। टीचर क्विन, तो आपका मतलब है कि मैं दिन में एक गुलाम की तरह काम करूं, मछलियां पकड़ूं और बाकी काम करूं, और फिर रात में एक कोने में सो जाऊं और आपका बचा कुचा खाना खाऊं? क्या आपका यही मतलब है? आप भले ही पोलाइट बन रही हैं, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि आपको दिन में काम करने के लिए और रात में बांध कर रखने के लिए एक फ्री डॉग चाहिए। क्विन लान की स्माइल तुरंत गायब हो गई। लिन फेंक ने और शब्द बर्बाद नहीं किए, मछली की तरह मुड़ा और जाने लगा। वह पीछे के घने जंगल में गायब हो गया। उसका फिगर पेड़ों के बीच ओझल हो गया। बीच पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ लोग दबी आवाज में बुदबुदा रहे थे। वो ऐसे ही चला गया। सुवेइवेई ने हाथ का पत्थर फेंक दिया, ताली बजाई और बेपरवाही से कहा, अब उसके जाने के बाद शांति रहेगी। उसकी मछली आखिर कितनी बड़ी हो सकती थी? हम कल अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे।
क्विनलान ने उसे इग्नोर किया और चेन याओ के पास जाकर अपनी आवाज़ धीमी की। उसने सोचा कि यह सब बेकार था। उसके जाने के बाद आइलैंड पर अकेला मर्द चला गया था। लकड़ी इकट्ठा करने, शेल्टर बनाने, खाना ढूंढने और पहरा देने का काम कौन करेगा? क्या यह सब आप 18 जोड़ी नाजुक हाथों पर निर्भर करेगा जिन्होंने कभी मेहनत का काम नहीं किया? चेन याओ ने अपने बाल सुधारे। उसकी त्योरियां आखिरकार छड़ गईं। वह सुवेईवेई के उकसावे पर इतनी फोकस थी कि उसने इस पॉसिबिलिटी पर विचार ही नहीं किया था। सुवेईवेई ने अपने तेज कानों से सुना और बहस करने के लिए झुक गई। टीचर क्विन, आप ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम 18 लोग नहीं कर सकते। एक सेफ्टी हैजर्ड से छुटकारा पाना इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्विनलान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान की एक झलक थी। उसने स्पष्ट रूप से उसके जैसे बहुत से लोगों को देखा था जो सिर्फ बोलना जानते थे। उसने अपना सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। दूर डूबते सूरज की आखिरी किरणें होराइजन के नीचे समा गईं। डेजर्टेड आइलैंड पर टेम्परेचर उम्मीद से ज्यादा तेजी से गिर गया। इस बीच लिन फेंक मछली लेकर घने जंगल से लगभग 10 मिनट तक चला और एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। उसे चट्टान के चेहरे में 2 मीटर गहरी एक केव मिली जो 3 तरफ से हवा और बारिश से सुरक्षित थी। बीच पर खुले में रहने से 100 गुना बेहतर। केव के सामने एक समतल पथरीला एरिया था जहां से दूर तक का व्यू दिखता था। वह नीचे बीच पर मौजूद ग्रुप को देख सकता था और समुद्र पर गुजरते जहाजों को साफ देख सकता था। वह देख सकता था कि यह एक परफेक्ट नेचुरली बना हुआ कैंप साइट था। उसने मछली नीचे रखी और एक चट्टान पर बैठकर हाँफने लगा। ये कहना झूठ होगा कि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन वह बेहतर जानता था कि उन औरतों से बहस करना और लड़ना एनर्जी की बर्बादी होगी। इस सुनसान द्वीप पर जहां हर चीज की कमी थी, चोटिल होने से सिर्फ उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते। मैं देखूंगा कि तुम लाडली लड़कियां कब तक टिक पाती हो, लिन फेंक ने दांत भींचकर खुद से कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका सिर अचानक गूंज उठा, जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे ठपठपाया हो। इसके तुरंत बाद उसके सामने हल्के नीले रंग की ट्रांसपेरेंट चीजों की एक लाइन पॉपअप हुई। डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट कंफर्म्ड। फंक्शन 1, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ट्विलाइट की रेंज में आने वाली किसी भी चीज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेक्स एंड फंक्शंस इंसाइक्लोपीडिया डेटाबेस डाउनलोड योग्य, जिसमें कंस्ट्रक्शन, प्लांटिंग और मेटलर्जी सहित सभी फील्ड्स शामिल हैं। फिजिक्स सुधारने के लिए डेली रिलोकेशन। पहले दिन के रिलोकेशन का रिवॉर्ड फिजिक +5 बढ़ा। एंटी टॉक्सिक एबिलिटी मिली। लिन फैंक ने अपनी कलाई हिलाई और अपनी मुट्ठियां भींची। उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। हालांकि वह पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पुरानी थकान तुरंत गायब हो गई। वह रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। उसकी फिजिक्स वाकई में काफी सुधर गई थी। उसने अपने पैरों के पास सूखे पत्तों की तरफ नीचे देखा। नीले रंग के मार्क्स तुरंत दिखाई दिए। सिंगल लीफ पाम लीव्स, क्लियरिंग हीट, रिलीविंग समर हीट, डायूरेटिक, रिड्यूसिंग स्वेलिंग, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी। फिर उसने अपने पास की जंगली घास को देखा। जंगली घास की एडिबल वैल्यू, सुखाने के बाद इस लो वैल्यू मटेरियल को फीलिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। लिन फेंक का दिल तुरंत तेज धड़कने लगा। उसने ऊपर देखा और अपने आसपास स्कैन किया। चट्टाने, सी क्लिफ्स, पेड़ की छाल, मिट्टी, हर चीज के एट्रीब्यूट्स उसकी आंखों के सामने साफ आ गए। वह केव के किनारे खड़ा हो गया। नीचे बीच से आ रही हल्की हंसी की आवाज सुन रहा था। अचानक वह हंसा और बोला, बस इंतजार करो, बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। रात पूरी तरह से ढल चुकी थी। नमकीन महक लिए हुए सी ब्रीज बीच पर बह रही थी। 18 महिलाएं एक अधमरी कैंप फायर के चारों ओर बैठी थीं। रोशनी सिर्फ उनके बिखरे हुए चेहरों को रोशन कर रही थी, जिससे वे अंदर बाहर फोकस हो रहे थे। सुवेवेई ने ही आग जलाई थी। उसने अपनी जेब से फ्री लाइटर निकाला। उसे वाकई थैंकफुल लुक्स की एक लहर मिली। अगर वह चुपके से स्मोकिंग न कर रहा होता और लाइटर न रखता तो मुझे आज रात इस ग्रुप से एक भी स्पार्क दिखाई नहीं देता। आग के चारों ओर सस्ते ब्रेड और छोटे केक के कई बैग्स बिखरे पड़े थे जो क्रूज शिप से बहकर आए थे। नॉर्मली ये लोग इन चीजों की तरफ देखते भी नहीं अगर ये उनके सामने रखी होती, लेकिन अब टॉप टियर एक्ट्रेस चेन याओ ने क्रीम ब्रेड का एक बैग फाड़ा। उसके खाने का तरीका काफी एलिगेंट था, लेकिन उसकी स्पीड बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उसने कुछ ही बाइट्स में पूरा बैग खत्म कर दिया, यहाँ तक कि पैकेजिंग के टुकड़ों को भी अपने मुंह में झाड़ लिया। बाकी लोग कुल मिलाकर लगभग 18 इस खाने को शेयर कर रहे थे। हर एक को 1 या 2 बैग मिले और पेट भरने से पहले ही खाना खत्म हो गया। इसके बजाय इसने उनकी भूख और बढ़ा दी। उनके पेट खाने से पहले की तुलना में और भी तेज गुर्रा रहे थे। टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया। सी ब्रीज उनकी हड्डियों में चुभ रही थी। कैंप फायर तेजी से हिल रही थी, जो ठंड से कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी। कई लोगों ने अपने घुटनों को गले लगा लिया, अपने चेहरों को अपनी टांगों में छुपा लिया और कंट्रोल के बाहर कांपने लगे। सुवेईवेई अपनी बाहों को मलते हुए अब भी जिद पर अड़ी रही कि कोई खाने का इंतजार करे। हंसते हुए बोली, गैस करो अब जंगल कैसा होगा? तो क्या हुआ अगर वो एक मछली उठा रहा है? क्या वह आग भी जला सकता है? मैं शर्त लगाती हूँ कि हमारे अलावा पूरे आइलैंड पर दूसरी आग नहीं है। वह शायद किसी कोने में दुबका होगा, कच्ची मछली खा रहा होगा, कुत्ते की तरह जम रहा होगा और जंगली जानवरों से अपना बचाव कर रहा होगा।
दुर्भाग्य से कोई भी उसे चाय सर्व करने को तैयार नहीं था। हर कोई थका हुआ और भूखा था और उसकी परफॉर्मेंस में सहयोग करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुपर मॉडल झाओ या अपनी लंबी टांगों को गले लगाए हुए एक दबी हुई रोती हुई आवाज में बोली कि वो खाना चाहती है, एक बड़े बेड पर सोना चाहती है और हॉट बाथ लेना चाहती है। उसका रोना तुरंत फैल गया और कई लोगों की आंखें लाल हो गईं। कुछ ने आंसू बहाए, जबकि दूसरों ने उन्हें रोकर रखा। सभी लोगों को बचाने की बात बुदबुदा रहे थे। कोई यहाँ कब आएगा? ये सवाल, क्या होगा अगर किसी को पता ही ना हो कि हम कहाँ हैं, ने पूरे माहौल को तुरंत सन्नाटे में डुबो दिया। ये क्विन लान ही थी जो आगे बढ़ी, अपनी पैंट की रेत झाड़ी और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करते हुए बोली कि रोने से कोई फायदा नहीं है। वह सुबह होने का इंतजार करेगी, खाना ढूंढेगी और एक एक करके टेंट बनाएगी। लेकिन चाहे वह कितनी भी मजबूती से बोली हो, वह खुद हिलने में असमर्थ थी। वह पानी से भीगी, सुई जैसी चुभती शर्ट पूरी तरह बेकार थी। जब माहौल अपने सबसे निचले स्तर पर था, तभी बेबी फेस्ड एक्टर शेन शियाओतांग ने अचानक अपनी आवाज उठाई और आइलैंड के इनलैंड एरिया की तरफ इशारा किया। देखो, वहां आग जल रही है। सभी ने एक साथ ऊपर देखा और देखा कि काले जंगल के ऊपर एक गर्म पीली लौ भड़क रही थी, जो अंधेरी रात में बेहद साफ दिख रही थी। आग! वहां दूसरे सर्वाइवर्स हैं। अगर वहां लोग हैं तो उम्मीद है। ग्रुप तुरंत खुश हो गया और देखने के लिए खड़ा हो गया। सुवेइवेई का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, आइलैंड पर सिर्फ हमारा ग्रुप है। लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट किया और चारों ओर देखा, ये सोचते हुए कि शायद वाइल्ड फायर बुझी ना हो। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने जाकर चेक करने का सजेशन दिया, लेकिन नीचे काले घने जंगल की तरफ देखते हुए पेड़ जो दिन में नॉर्मल दिखते थे, अब रात में एक काले डरावने मांस की तरह लग रहे थे, जहां कभी कभी कीड़ों और पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। उनकी हिम्मत तुरंत जवाब दे गई। मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है, उसने सोचा। क्या होगा अगर वहां सांप हो? क्या होगा अगर मैं गिर जाऊं और मुझे चोट लग जाए? ये और भी ट्रबलसम होगा। क्या हम दिन में जा सकते हैं? बहुत डिस्कशन के बाद किसी ने पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार क्विन लान ने अपने दांत भींचे, आग से एक जलती हुई मोटी पेड़ की टहनी निकाली और बोली, मुझे जाकर चेक करने दो। शायद कोई मुझे बताए कि वहां खाना है। जो लोग उठे थे वे पीछे पीछे चले। कोई प्रेशर नहीं था। शेन शियाओतांग कूदकर रिस्पॉन्ड करने वाला पहला इंसान था और बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। आखिरकार बीच पर फंसे रहने से तो यह बेहतर ही था। सुवेइवेई ने मुंह बनाया, लेकिन वह अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसलिए वह बस फुसफुसाई और ग्रुप के सबसे पीछे चलने लगी। 18 महिलाएं एक सिंपल टॉर्च पकड़े हुए थीं, एक पैर रेत में और दूसरा घने जंगल में। उनके पैर रेत से नम मिट्टी पर गए और फिर सूखे पत्तों से ढकी ढलान पर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, अब उतनी ठंड नहीं लग रही थी। घने जंगल ने सी केव के व्यू को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। वे जितना आगे बढ़ते गए, टॉर्च की रोशनी उतनी ही तेज होती गई। तभी पत्तों के बीच से एक खुशबू तैरती हुई आई। कोई अचानक रुक गया और उसने एक गहरी सांस लेकर खुशबू को सूंघा। हर किसी को भुने हुए मांस की महक आ रही थी। फैट हल्का सा जला हुआ और खुशबूदार था, जिसमें हल्की मसालेदार और चटपटी महक मिलकर उनकी नाक तक पहुंच रही थी। लगभग एक साथ ही सभी के पेट में चूहे कूदने लगे। सुवेइवेई का चेहरा पूरी तरह जम गया। वहां आग कैसे हो सकती थी? इतना ही नहीं, वहां भुना हुआ मांस और मसाले भी थे। झाओ यानी थूक निकला, उसकी आवाज सूखी थी। ये मछली जैसी महक रही है ना? किसी और ने बात जोड़ी। सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि जेंटलमैन नाम की जड़ी बूटी की भी महक आ रही है। शेन शियाओतांग ने अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। कितनी बढ़िया खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। चेन याओ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी चाल अनजाने में ही तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे हर कोई उस खुशबू की तरफ खींचा चला जा रहा हो, खुद को रोक ना पा रहा हो। उनसे बेखबर इस खुशबू का जरिया लिन फेंक था, जिसे उन्होंने वोट देकर भगा दिया था। लिन फेंक इस वक्त अपने पत्थरों वाली गुफा के कैंप में बैठा हुआ था। उसके सामने एक अलाव तेजी से और लगातार जल रहा था। तीन तरफ की चट्टानी दीवारों ने हवा को पूरी तरह रोक दिया था, जिससे इस आधे ढके हुए स्पेस में गर्माहट बनी हुई थी। बीच पर आसानी से बुझ जाने वाली आग से यह बिल्कुल अलग दुनिया थी। ये आग उसने एक ड्रिल जैसी तकनीक और सिस्टम की मदद से जलाई थी। सबसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सीधे उसके दिमाग में छप चुके थे कि लकड़ी का कैसा बेस इस्तेमाल करना है, बेलों को धागे की तरह कैसे यूज करना है और आग को कैसे संभालना है। उसका हर स्टेप बेहद सटीक था। हालांकि पहली कोशिश में वह थोड़ा नौसिखिया था, लेकिन 10 मिनट से थोड़े ही ज्यादा समय में वह कामयाब हो गया। वह पेड़ की एक मुड़ी हुई टहनी के सहारे बैठा हुआ था, जिसमें पूरे 3 पाउंड की मछली पिरोई हुई थी और भून रही थी। मछली की चमड़ी पहले ही हल्की झलकर कुरकुरी हो चुकी थी, जिससे अंदर का नरम और ठोस मांस दिख रहा था, जो हल्की आंच पर छनछना रहा था। लीन फे के हाथ में कुछ कुचली हुई पत्तियां थीं, जिन्हें वह मछली पर बराबर छिड़क रहा था। ये वे पत्तियां थीं जो उसे अंधेरा होने से पहले कैंप के पास मिली थीं। सिस्टम ने तुरंत उनकी पहचान जंगली बेर की पत्तियों के रूप में की थी, जो काली मिर्च की जगह इस्तेमाल की जा सकती थीं, ताकि मछली की गंध दूर हो सके और खुशबू बढ़ सके। पास में ही सिस्टम द्वारा मार्क किए गए कुछ चेंथरेल मशरूम भी भुन रहे थे।
वे खाने लायक जंगली मशरूम हल्के सुनहरे भूरे होने तक भुने गए थे, जिनकी खुशबू बेहद गाढ़ी और तेज थी। जैसे ही पत्तियां छिड़की गईं, एक मसालेदार और चटपटी खुशबू मछली की तैलीय महक के साथ मिल गई और तुरंत हवा में फैल गई। लिन फेंक भी अपना थूक निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सबसे पहले भुने हुए मशरूम की एक सीख उठाई, उस पर फूंक मारी और एक बाइट लिया। बाहर का छिलका क्रिस्पी था, जबकि अंदर से वह टोफू की तरह नरम था, जिसने उसके मुंह को एक ताज़ा और स्वादिष्ट स्वाद से भर दिया। वह गर्म चटानी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, धीरे धीरे मशरूम खाते हुए ग्रिल्ड फिश के पूरी तरह पकने का इंतजार करने लगा। वह काफी रिलैक्स था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि जिन औरतों ने उसे बाहर निकाला था वे अब उसकी ग्रिल्ड फिश की खुशबू का पीछा करते हुए धीरे धीरे चट्टान की तरफ आ रही थी। लीन फेंक गुफा के सामने बैठा हुआ ताजा और नरम भुना हुआ मशरूम चबा रहा था। उसकी खुशबू उसके मुंह में भरी हुई थी। तभी अचानक उसकी साइड की झाड़ियों से एक सरसराहट की आवाज आई। वह तुरंत अलर्ट हो गया और अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों के पास रखा एक पत्थर उठा लिया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और वह आवाज की जगह पर ध्यान से घूरने लगा। इस सुनसान द्वीप पर जहरीले कीड़े और जंगली जानवर मांस की महक से आसानी से खींचे चले आ सकते थे, लेकिन अगले ही पल एक छोटे और गोरे हाथ ने झाड़ियों को हटाया और एक गोल बेबी फेस वाली लड़की सामने आई। वह शेन शियाओतांग थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कुछ लटें उसके माथे पर चिपकी हुई थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी खुली हुई थीं, जिनमें आग की चमक दिखाई दे रही थी और छिपी हुई चाहत साफ झलक रही थी। दोनों लगभग 10 मीटर की दूरी से एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों हैरान थे। शेन शियाओतांग ने सीधे उनके सामने आ जाने की उम्मीद नहीं की थी, और उससे भी ज्यादा अनपेक्षित ये था कि लिन फेंक ने अपना हथियार उठा लिया था, साफ तौर पर उन्हें जंगली जानवर समझते हुए। शियाओतांग रुक क्यों गई? पीछे से क्विन लान की आवाज आई। वह भी अंधेरे से बाहर आई। उसकी टॉर्च बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। खुद के बचाव के लिए बस आधी लकड़ी बची थी। उसने लिन फेंक को आग के पास बिल्कुल सही सलामत देखा। क्विन लान के कदम ठिठक गए। उसका चेहरा उतरा हुआ था। लिन फेंक को आखिरकार समझ आया। ये वही औरतों का ग्रुप था जो दिन में मिली थी, लेकिन पत्थर पर अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। इस सुनसान द्वीप पर इंसानों के दिल का कोई भरोसा नहीं था। वे दिन में उसे भगा सकती थीं, लेकिन आज रात एक अलाव और खाने के साथ क्या हो सकता है, कौन जानता है। उसी समय पीछे चल रहा सुवेइवेई आखिरकार भीड़ को चीरते हुए आगे आया और उसने आग के पास मौजूद इंसान को देखा। वह चीखा, तुम यहाँ कैसे? उसकी नजर लिन फेंक को पार करती हुई छनछनाती हुई सुनहरी भुनी हुई मछली और मशरूम पर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। अभी आधे घंटे पहले ही वह बीच पर कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि लिन फेंक तो कोई आम इंसान है जो शायद किसी कोने में कच्ची मछली खा रहा होगा, लेकिन लिन फेंक के पास न सिर्फ एक बढ़िया सेटअप था, बल्कि वह गर्मा गर्म बारबेक्यू का मजा ले रहा था, और यहाँ तक कि उसके पास मसाले के तौर पर जंगली सब्जियां छिड़कने की फुर्सत भी थी। वहीं दूसरी तरफ वे 18 नामचीन सेलिब्रिटीज सस्ते ब्रेड के कुछ टुकड़े खाकर समुद्री हवा में कांप रहे थे। ये अंतर एक जोरदार थप्पड़ से भी ज्यादा दर्दनाक था। लिन फेंक ने उसका ड्रामा से भरा चेहरा देकर ताना मारा, तुम रास्ता कैसे भटक गए? उसने अपना हाथ उठाया और बीच की तरफ इशारा किया। उसकी टोन में साफ मजाक उड़ रहा था। तुम्हारा बीच उधर है, गलत रास्ते पर मत जाओ। ये एक आम सी टिप्पणी किसी के सीने में खंजर घोंपने जैसी थी। हवा में तैरती ग्रिल्ड फिश की खुशबू से सुवेइवेई का गला अनजाने में ही सूखने लगा, और उसके पेट ने बिना किसी सहयोग के जोर से गुर्राकर आवाज की, जो शांत रात में बेहद साफ सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी शर्मिंदगी को दबाया, अपने लाल चेहरे के बावजूद बात को घुमाने की कोशिश की। लिन फेंक, हम सबको ठंड लग रही है और हम भूखे हैं, और हमें आखिरकार यह जगह मिली है। तुम अकेले यहाँ ये खाना कैसे खा सकते हो? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि भीड़ में मौजूद कई लड़कियां लिन फेंक की तरफ शिकायत भरी नजरों से देख रही थीं, मानो उसने सच में कोई अपराध कर दिया हो। लिन फेंक गुस्से में लगभग हंस ही पड़ा। ये लोग सचमुच सभ्य समाज का मोरल ब्लैकमेल इस सुनसान द्वीप पर भी ले आए थे। क्या वे सच में सोच रहे थे कि किसी पर कोई ठप्पा लगाकर वे उसे सीधे सीधे झुका देंगे? स्वार्थी। उसने इस शब्द को दोहराया। उसकी नजर वहां मौजूद हर इंसान पर धीरे धीरे घूमी और आखिरकार सुवेइवेई के चेहरे पर टिक गई। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। जब तुम सबने मिलकर मुझे दिन में कैंप से बाहर निकाला था, तब क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? तब तुमने अपने स्वार्थ के बारे में क्यों नहीं सोचा? और अब तुम में इतनी हिम्मत है कि आकर मुझसे सवाल पूछ रहे हो? सुवेइवेई का चेहरा लाल हो गया। वह कांपते हुए लिन फेंक की तरफ उंगली दिखाता रहा, लेकिन काफी देर तक जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। क्विन लान को न चाहते हुए भी आगे आना पड़ा और अपनी टोन थोड़ी नरम करने की कोशिश करनी पड़ी। लिनफेंक, हम यहाँ बहस करने नहीं आए हैं। हमें सच में बहुत ठंड लग रही है और हम भूखे हैं। क्या तुम अपना थोड़ा सा खाना हमारे साथ शेयर कर सकते हो? बोलते समय उसे अपनी ही आवाज़ चुभ रही थी और वह लिनफेंक की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दिन में ही किसी को बाहर निकाल देना
और रात में उसी से खाना मांगना, ये तो पूरी तरह से गलत था। हर किसी को लगा कि ये गलत है। लिनफेंग ने बिना किसी रहम के ताना मारा, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टीचर क्विन, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। क्या आप मुझे याद दिलाने में मदद करेंगी कि किसने मुझसे कहा था कि दिन में गुलाम की तरह काम करो और रात में यहाँ से दफ़ा हो जाओ? क्विन लान के होंठ हिले, उसका चेहरा पहले पीला और फिर लाल हो गया। वह जवाब में एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह दशकों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, उसने हर तरह के हालात देखे थे, लेकिन यहाँ इस सुनसान द्वीप पर एक युवा लड़का उसे नीचा दिखा रहा था, क्योंकि उस लड़के की बोली हर एक बात सच थी, बिना किसी झूठे आरोप के। लिन फेंक इसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था और वह सु वेई वेई की तरफ मुड़ा। किसने कहा कि मैं एक सेफ्टी हैजार्ड हूँ? सबको उकसाकर तुम्हें बाहर निकलवाना पूरे ग्रुप की सेफ्टी के लिए था, सु वेई वेई ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। सेफ्टी के लिए? लिन फेंक ने शांति से अपना सिर हिलाया, भुना हुआ आखिरी मशरूम अपने मुंह में डाला, लकड़ी की सीख को कैजुअली अपने मुंह से निकाला और उसे एक झटके में लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने बिखरी हुई थकी हारी औरतों के ग्रुप की तरफ देखा, उसकी टोन एकदम बर्फीली थी। तब तुम सबने हाथ उठाकर मुझे, यानी इस सेफ्टी हैजार्ड को भगा दिया था, अब तुम मुझसे इसी सेफ्टी हैजार्ड से खाना मांगने आ रही हो। वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं थी। तो मेरा सेफ्टी हैजार्ड होना इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं, और तुम कभी भी खाने के लिए अपना पाला बदल सकती हो। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि लड़कियां, जो अभी कुछ शिकायतें कर रही थीं, शर्म से अपना सिर झुका गईं। अब किसी में लिन फेंक से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। शिफॉन केक, ठंडी बारिश, बीच पर सूखी सख्त ब्रेड और दूसरी तरफ धूप बत्ती की खुशबू और ग्रिल्ड फिश वाले इस गर्म ढके हुए कैंपस साइट के बीच का यह अंतर बहुत ज्यादा चुभने वाला था। इस पल शेन शियाओतांग की आंखें चमक उठीं और वह अचानक दौड़ और वह अचानक दौड़कर आगे आई, 2 कदम चली और अपने मासूम बेबी फेस वाले चेहरे पर एक स्माइल ले आई। उसकी स्माइल इतनी मीठी थी कि किसी को भी मिचली आ जाए। ब्रदर लिनफेंग, हम पहले गलत थे, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, ठीक है? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि दिल पिघल जाए। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने दोपहर से सिर्फ ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा खाया है। क्या तुम थोड़ा सा खाना मेरे साथ शेयर कर सकते हो? लिन फेंक ने उसकी तरफ देखा। उसकी तरस खाने लायक हालत देखकर उसके चेहरे पर अचानक एक स्माइल आ गई, जो उसकी स्माइल से भी ज्यादा चमकदार और जेंटल थी। उसकी आंखों के कोने मुड़ गए थे। शेन शेयाओतांग मन ही मन खुश हुई, ये सोचते हुए कि ये ट्रिक काम कर गई। लेकिन जब उसने थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसने लिन फे को अब भी मुस्कुराते हुए साफ 2 शब्द कहते सुना, दफा हो जाओ। शेन शियाओतांग की स्माइल तुरंत जम गई। उसने आंखें झपकाईं, ये सोचते हुए कि शायद उसने गलत सुना है। वह क्या था? लिन फेंक ने मुस्कुराना बंद कर दिया। उसका चेहरा बिना छिपाए नफरत से भरा हुआ था जब वह उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मैंने कहा, दफा हो जाओ। तुम यहाँ क्यूट बनने का नाटक क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी क्यूटनेस तुम्हारा पेट भर सकती है या तुम्हें रात में ठंड से बचा सकती है? उसके शब्द बिना किसी दया के थे। शेन शियाओतांग ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसके कंधे हल्के से कांपे, उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए, लेकिन उसने जिद में अपने होंठ काट लिए ताकि आंसू नीचे न गिरे। लिन फेंक ने दोबारा उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह ग्रिल पर रखी मछली को पलटने में बिजी हो गया, जो आग में छनछना रही थी। उससे कुछ भी न पाकर शेन शियाओतांग सिर्फ सिसकियां ले सकी और फ्रस्ट्रेशन में वापस लाइन में पीछे हट गई। ये देखकर कि न तो प्यार से काम बन रहा है और न ही जबरदस्ती से, माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। तभी भीड़ के बीच से एक गहरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। हम तुम्हारा खाना मुफ्त में नहीं लेंगे, हम इसे तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसने कहा कि वह एक्सचेंज करना चाहती है वह चेन याओ थी। वह भीड़ से बाहर निकली। रोशनी उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका एक्सप्रेशन बेहद गंभीर दिख रहा था। लिन फेंक ने अपनी भौहें उठाई, उसे यह काफी फनी लगा। भीख मांगने आई इन भूखी औरतों के पास देने के लिए आखिर ऐसी कौन सी कीमती चीज हो सकती थी? चेन याओ ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए अपने गले के पीछे हाथ ले जाकर कुंडी खोली और एक नेकलेस निकाला। आग की रोशनी में एक खून जैसा लाल जेमस्टोन गर्माहट से चमक रहा था। उसकी कारीगरी साफ तौर पर बेहद शानदार थी। यहाँ तक कि लिन फेंक, जो ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं जानता था, वह भी बता सकता था कि यह बेहद कीमती था। 1.3 मिलियन की कीमत का एक कस्टम मेड पीस। उसने नेकलेस को अपनी हथेली में रखा। उसकी टोन इतनी शांत थी जैसे किसी बिजनेस डील पर बात कर रही हो। हमें इस मछली का आधा हिस्सा दे दो और हम अपने रोज के खाने का आधा हिस्सा तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। ये नेकलेस तुम्हारा हुआ। लिन फेंक 1 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया, इस बेतुके सुझाव से पूरी तरह हैरान। उसने अपना मुंह खोला। ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी डांट कहां से शुरू करे। सिस्टर याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? सुवेई सबसे पहले पैनिक में आया। उसने चेन याओ का हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारा सबसे फेवरेट नेकलेस है। इस बंदे के लिए कुछ बाइट्स मछली खाना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। ये वर्थ होने या ना होने की बात नहीं है, ये सिंसियरिटी की बात है। हमें खाने की जरूरत है, इसलिए हमें बराबर वैल्यू की कोई चीज ऑफर करनी होगी। चेन याओ ने अपना सिर हिलाया। भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। वे ऐसे बातें करने लगी जैसे बाजार में मोल भाव कर रही हो। इतनी महंगी चीजें लाने की जरूरत नहीं है। क्या किसी के
पास कोई सस्ता जेवर है? मेरे पास 2 लाख से ज्यादा कीमत का एक ब्रेसलेट है। 2 लाख बहुत होते हैं, ये तो बस थोड़ा सा खाना है। वे सचमुच इस पर गंभीरता से डिस्कशन कर रही थी, ये यकीन करते हुए कि इस भगवान के छोड़े हुए आइलैंड पर इन पत्थरों और धातुओं की वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। लिन फेंग का दाहिना हाथ जो पत्थरों पर टिका हुआ था धीरे धीरे नीचे हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद उसने इन लोगों को कुछ ज्यादा ही समझदार मान लिया था। इनका दिमाग तो अभी तक यहाँ के माहौल के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा था। क्या तुम्हारा डिस्कशन खत्म हो गया? उसने पूछा। उसकी टोन गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि बेबसी और थकावट से भरी थी। चेन याओ उसकी तरफ मुड़ी, अब भी नेकलेस पकड़े हुए। जब तक इनका डिस्कशन खत्म होता है तब तक इंतजार करो और फिर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे खाने में खलल मत डालो। लकड़ियों को छील सकता है और शिकार को प्रोसेस कर सकता है। क्या मैं इसे अपने गले में टांग कर जंगल में ब्यूटी पेजेंट करूं? लिन फेंक ने अपने हाथ झाड़े और अपने नाखूनों पर लगी ग्रिल्ड फिश की तरफ इशारा किया। यहाँ खाना ही जिंदगी है, सर्वाइवल की बुनियाद है। मैं आधी मछली भी आसानी से ट्रेड नहीं करूंगा। तुम चाहती हो कि मैं रोज अपने खाने का आधा हिस्सा शेयर करूं? उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें बेवकूफों के कटोरे को देख रही थीं। दिन में सपने देखना बंद करो। उस एक सेंटेंस के बाद रूम में मौजूद किसी भी इंसान ने दोबारा उस नेकलेस की कीमत का जिक्र तक नहीं किया। लिन फेंक, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। सिस्टर याओ आपके साथ ट्रेड करने को तैयार हैं क्योंकि वो आपकी इज्जत करती हैं। एक चीज जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है वो अब आपके लिए बेकार हो गई है। सुवेइवे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत बोल पड़ी, लेकिन चेन याओ ने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, वे कुछ मत बोलो। उसने अपनी हथेली में रखे हार को देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बंद होने लगीं। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लिन फेंक सच कह रहा है, हीरे यहाँ औरतों को बेवकूफ नहीं बना सकते और सोना आपको गर्म नहीं रख सकता। उसने बात आगे बढ़ाई। उसकी वो सारी चीजें जिन पर उसे बहुत घमंड था, भूख और ठंड के सामने बेकार साबित हुई। लिन फेंक, जिसने अब उनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया था, वापस अलाव के पास बैठ गया, हाथ बढ़ाया और भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा उठा लिया। मछली की चमड़ी सुनहरी और क्रिस्पी थी और दरारों से तेल टपक रहा था। उसने उस पर फूंक मारी, फिर एक बड़ा सा बाइट लिया। उसकी सांस गर्म थी। उसे लगा कि स्वाद थोड़ा फीका है, अगली बार उसे कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। चबाते चबाते उसने बुदबुदाते हुए कुछ कहा, फिर मछली के पेट का एक सॉफ्ट और सफेद टुकड़ा तोड़ा। उसने सिर हिलाया। ये टुकड़ा बहुत सॉफ्ट और खुशबूदार था। 18 जोड़ी आंखें उसके मुंह पर टिकी हुई थीं। उसने एक बार भी ठीक से चबाया नहीं था कि लोगों के थूक निकलने की आवाजें आने लगीं, जो शांत रात में साफ और चुभने वाली लग रही थी। खिनलान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि आज रात उसे लिन फेंक से कुछ नहीं मिलने वाला है और वहां रुकना सिर्फ अपनी बेइज्जती कराना होगा। वो मुड़ा और जिस रास्ते से आया था उधर ही वापस चलने लगा और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कई लोग हर कुछ कदम पर उस गर्म रोशनी की तरफ मुड़कर देख रहे थे। सुवेई ने मुंह बनाया और चेन याओ ने उसे साथ चलने के लिए खींचा। लिन फेंक ने ऊपर उठाकर भी नहीं देखा, बस अपनी मछली खाने में लगा रहा। 18 में से 17 लोग चले गए, लेकिन एक इंसान वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहा, जोया, जो बहुत जादुई थी। इस लड़की ने काफी देर से एक शब्द भी नहीं कहा था। उसकी नजरें एंट्रेंस से हट ही नहीं रही थीं। सब लोग जा चुके थे, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लिन फेंक के हाथ पर टिकी थीं। लिन फेंक ने ध्यान दिया कि मछली आधी खाई हुई थी और अभी भी भाप निकल रही थी, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया और धीरे धीरे मछली चबाता रहा। जाओ या, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो और साथ चलो। दूर से एक आवाज आई। झाओया का ध्यान टूटा। उसने उस भाप निकलती ग्रिल्ड फिश पर एक आखिरी तरस भरी नजर डाली, अपने होंठ काटे, मुड़ी और ग्रुप से जुड़ने के लिए दौड़ पड़ी। हालांकि ये ग्रुप असल में बीच पर वापस नहीं गया था। कुछ दर्जन मीटर चलने के बाद वे पेड़ों से घिरे एक खुले इलाके में रुक गए। कम से कम पेड़ों की वजह से हवा से बचाव हो रहा था, जो बीच की समुद्री हवा से तो बेहतर ही था। सुवेई ने लाइटर से सूखी लकड़ियों का एक और ढेर जलाया। ग्रुप खुद को गर्म करने के लिए चारों तरफ बैठ गया। उनके शरीर थोड़े गर्म हुए, लेकिन उनका दिल, अंदर का खालीपन और गहरा हो गया था। हवा का एक झोंका आया जिससे कुछ दर्जन मीटर दूर रखा ग्रिल्ड फिश का बॉक्स हल्का सा हिला, मानो जानबूझकर लोगों को इशारा कर रहा हो। ये सब उस लिन फेंक की गलती है। उसमें जरा भी जेंटलमैन वाले मैनर्स नहीं थे। वो सच में हमें पिटते हुए देख रहा था। सुवेवे अभी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 1 या 2 सेकंड ईयर सेलिब्रिटीज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सिंगल इन शीन एक मोटे पेड़ के तने से टेक लगाकर अपने घुटनों को पकड़कर सिमट कर बैठ गई। उसका थका हुआ चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। वो नाचती हुई आग की लपटों को घूरती रही और अचानक धीरे से बोली, अगर हमने पहले लिन फेंक को भगाया न होता तो क्या हम अभी ग्रिल्ड फिश खा रहे होते? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग अपने सिर झुकाए शांत रहे। कुछ लोगों ने अनजाने में सुवेई के चेहरे की तरफ देखा। कई लोगों के दिमाग में अपने आप वही तस्वीर आ गई, वो सुनहरी, भूरी, क्रिस्पी और तेल टपकती हुई मछली।
माहौल को तनावपूर्ण होते देखकर सु वेइवेई अचानक खड़ी हो गई। उसकी आवाज बहुत तीखी और तेज थी। बात बीत जाने के बाद ज्ञान देना बहुत आसान होता है, उसने कहा। अब ये सब कहने का क्या फायदा। वो मुड़ी और लिन शीन को घूरने लगी, अपनी उंगली उसकी तरफ उठाते हुए बोली, लिन शीन, तुम दिन में वोटिंग के दौरान अपना हाथ उठा सकती थी, अब तुम क्या बनने का नाटक कर रही हो। लिन शीन मुड़ी और उसे बेपरवाही से देखा। मैंने हाथ उठाया था, लेकिन वोटिंग शुरू करने वाली तुम थी और तुमने ही सबको भड़काया था। अगर तुम पहले नहीं बोलती तो क्या यह सब होता। सुवेवे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना मुंह खोला, वो जवाब देना चाहती थी, लेकिन कुछ पल के लिए उसे शब्द ही नहीं मिले। सही कहा ना। खुशकिस्मती से वो अकेली नहीं थी। जोटिंग तुरंत उसके सपोर्ट में कूद पड़ी। ये लड़की आमतौर पर सुवेइवेई के पीछे पीछे घूमती थी और जो कहा जाता था वही करती थी। तो क्या हुआ अगर लिन फेंक रुक जाता। उसका सेल्फिश और खुदगर्ज नेचर तो देखो, वो ग्रिल्ड फिश का एक बाइट भी नहीं छोड़ता। अगर वो रुक भी जाता तो क्या अचानक दयालु बन जाता। फिर फांग शियाओमान भी बीच में कूद पड़ी। उसने अपनी उंगली सीधे लिन शीन की तरफ उठाई और वो क्लासिक लाइन बोल दी, फैक्ट्स को किनारे रखें तो क्या तुम भी गलत नहीं हो। अगर तुम उस वक्त खड़ी हो जाती, अगर हमने इसका विरोध किया होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। फैक्ट्स को किनारे रखते हुए लिन शीन ने यह सेंटेंस दोहराया और गुस्से में हंस पड़ी। फांग शियाओमान, जरा सुनो, तुम क्या कह रही हो। क्या तुम इंसानों की भाषा बोल रही हो। फांग शियाओमान गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। क्या। लिन शीन पेड़ के तने से टिकी रही। उसकी टोन बहुत ठंडी थी। फैक्ट ये है कि सु वेइवेई ने भड़काया और तुम सब इस ड्रामे में शामिल हो गए। अब जब कुछ गड़बड़ हो गई है तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। क्या दुनिया में इतनी सस्ती चीज कोई होती है। इस बात पर माहौल पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। सु वेइवेई ने तेजी से पलटवार किया। जो टिंग और फांग शियाओमान उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और लिन शीन भी एक कदम पीछे नहीं हटी। चारों के बीच जबरदस्त बहस हुई और बाकी लोग भी बीच में कूद पड़े। सब अपनी अपनी साइड लेने लगे। इस शोर शराबे ने पूरे माहौल को मैस बना दिया। चेन शियाओतांग, जो चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी, अब रोना छोड़कर बीच में आई और लड़ाई रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फांग शियाओमान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई। वो हाथ पैर मार रही थी और लगभग चेन शियाओतांग के चेहरे पर मारने ही वाली थी। डरकर चेन शियाओतांग पीछे हटी और लड़खड़ा गई। जैसे ही फांग शियाओमान ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, सु वेइवेई ने भी पेड़ की एक टहनी पकड़ ली। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर होने ही वाली थी कि तभी एक साफ और कठोर आवाज ने उस शोर को चीर दिया। बस बहुत हुआ। ये चेन याओ थी। वो पूरे समय चुपचाप बैठी थी, अपने हाथ में वो हार पकड़े हुए जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसकी डांट ने सबको तुरंत शांत कर दिया। सु वेइवेई ने अपना मुंह बंद कर लिया और चुप हो गई। जोटिंग और फांग शियाओमान आधा कदम पीछे हट गई। लिन शीन ने सु वेइवेई को एक ठंडी घूर के साथ देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। चेन याओ खड़ी हुई, हार को अपनी पॉकेट में रखा और अपने सिर को दबाया। बहस जीतने का क्या फायदा था। उसका पेट तो अब भी खाली था। उसकी नजर भीड़ पर घूमी और बाहर शांत बैठे किनलान पर जाकर रुकी। सिस्टर किन, आपने हम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है और एक्सपीरियंस हासिल किया है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए। सबकी आंखें तुरंत किनलान पर टिक गईं। किनलान मन ही मन मुस्कुराई। ज्यादा देखना और एक्सपीरियंस होना सिविल सोसाइटी के लिए था, गेम खेलने और कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने के लिए था। रिपोर्टर्स को संभालना और स्कैंडल्स हैंडल करना उसके लिए बच्चों का खेल था। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर वो येजू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकती थी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि इस ग्रुप को गाइड करने के लिए किसी लीडर की सख्त जरूरत थी, भले ही वो सिर्फ उम्मीद दे सके। वो खड़ी हुई, पेड़ के तने का सहारा लिया और सब पर एक नजर डालने के बाद उसके पहले शब्दों ने सबकी उम्मीदों पर ठंडा पानी फेर दिया। उसने साफ कर दिया कि उन्हें एक ऐसे रेस्क्यू के लिए तैयार रहना होगा जो शायद शॉर्ट टर्म में पॉसिबल ना हो। कई लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। कोई चुपके से बुदबुदाया, बोट इतनी बड़ी थी, अगर वो डूबी है तो किसी न किसी को तो पता ही होगा, है ना। पता होना एक अलग बात है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये आइलैंड एग्जैक्ट किस जगह पर है। सर्च और रेस्क्यू में 3 दिन लग सकते हैं या शायद 30 दिन भी लग सकते हैं। किनलान रुकी, उसकी टोन सीरियस हो गई। शॉर्ट में कहें तो अब वे रेस्क्यू के लिए सिर्फ खुद पर ही डिपेंड रह सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई कभी आएगा भी। उसने ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि इन नाजुक लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। आज रात अब कोई ड्रामा नहीं, बस रेस्ट करो। कल सुबह काम डिवाइड करेंगे, पानी ढूंढना, खाना ढूंढना, शेल्टर बनाना, एक समय पर एक काम। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात प्रैक्टिकल थी। भीड़ धीरे धीरे छंट गई।
हर कोई लेटने के लिए जगह ढूंढने लगा। वे इसे रेस्ट कह रहे थे, लेकिन ये एक मिजरेबल लाइफ थी। एक रात पहले वे क्रूज शिप पर एक सॉफ्ट बेड पर थे, ऐसी का मजा ले रहे थे और सिल्क के ब्लैंकेट में लिपटे थे। आज रात वे ब्लैंकेट्स में लिपटे थे, उनके डिजाइनर कपड़े भीगे और सिकुड़े हुए थे, उनके शरीर से चिपके थे, किसी फटे पुराने कपड़े से थोड़े ही बेहतर थे। इससे भी बुरा यह था कि मच्छरों का झुंड उनके कानों में भिन्न भिना रहा था, जैसे कोई कॉन्सर्ट हॉल हो। एक आदमी ने अपने हाथ पर थप्पड़ मारा, उसकी हथेली तुरंत दर्द से करा उठी। मैं पागल हो रहा हूँ, बात ही मत करो। अगर मैं मुंह खोलूं तो मच्छर अंदर उड़ सकता है। बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। करवटें बदलने की आवाजें, दबी हुई शिकायतें कम और ज्यादा होती रहीं, पूरे माहौल में फैल गईं। सबने दांत पीसकर बर्दाश्त किया, कोई भी सच में सो नहीं पाया। इस बीच कुछ दर्जन मीटर दूर रॉ कैंप साइट पर बिल्कुल अलग ही सीन था। लिन फेंकवाम और एल्म की पत्तियों के बिस्तर पर लेटा था। 3 पत्थरों की दीवारें हवा को पूरी तरह रोक रही थी। अलाव की बची हुई गर्मी पूरे गड्ढे को गर्म कर रही थी। उसे थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। उसने एक पैर पत्तियों से बाहर निकाल लिया। मच्छरों की हिम्मत ही नहीं थी कि उसके पास भी भटकें। सिस्टम के पहले दिन के साइन इन ने उसे मैक्सिमम पॉइजन रेजिस्टेंस दिया था। मॉस्किटो कॉइल का यह वर्जन इतना इफेक्टिव था कि मच्छर भी अंदर उड़ते समय चक्कर काटने लगते थे। ये नॉर्मल मॉस्किटो कॉइल से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव था। लिन फेंक ने करवट ली और एक समर सॉल्ट लगाया। दूर उसे वुमेन्स कैंप से सिर खुजाने और दबी हुई शिकायतों की आवाजें धुंधली सी सुनाई दे रही थीं। वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, आंखें बंद की और 3 सेकंड में गहरी नींद में सो गया। वुमेन्स कैंप की आग कब की बुझ चुकी थी, बस हवा में लाल अंगारे टिमटिमा रहे थे। झाओया एक मोटे पेड़ के तने से टेक लगाए अपनी छाती के सामने मुठियां भींचे बैठी थी। उसका पेट फिर से गुड़गुड़ाया और उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया, अपने होंठों को चबाया ताकि मुंह से कोई आवाज ना निकले। तभी एक बहुत ही हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। झाओया ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी अध खुली आंखों से आवाज के सोर्स की तरफ देखा। यह चेन शियाओतांग थी। ये लड़की 3 मीटर दूर पेड़ की जड़ के पास बैठी अपने घुटनों को पकड़े हुए थी। उसे बाकी लोगों की तरह सोया होना चाहिए था, लेकिन इस मोमेंट पर उसका सिर धीरे धीरे दाएं बाएं घूम रहा था, ये श्योर करने के लिए कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। चारों तरफ चुपके से स्कैन करने के बाद चेन शियाओतांग ने धीरे से अपने बगल में रखे पिंक वाटरप्रूफ हैंडबैग में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। उसकी मूवमेंट्स बहुत हल्की और स्लो थी। उसने अपनी उंगलियों के बीच उस चीज को पकड़ा। झाओया ने एक हल्की सी चबाने की आवाज सुनी जब वो खाना अपने मुंह तक ले गई। ये बहुत सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट कि चेन शियाओतांग जोर से काटने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अपने आगे के दांतों से कुतर रही थी, इस डर से कि जरा सी भी आवाज ना हो जाए। वो चुपके से खा रही थी। झाओया ने चेन शियाओतांग को चुपके से खाते हुए पकड़ लिया और तुरंत एक्टिव हो गई। उसकी सारी नींद उड़ गई। उसका पहला रिएक्शन गुस्से का था। सब लोग भूखे मर रहे थे, उनके पेट लगभग पीठ से चिपक गए थे। ये लड़की बाहर से रो रही थी और बेचारी बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन चुपके से खाना छिपाकर बैठी थी और उसे अकेले निगल रही थी। वो वहीं खड़े होकर चिल्लाना चाहती थी ताकि सब लोग इस छोटी झूठी लड़की का असली चेहरा देख सकें। लेकिन जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, एक और थॉट ने उसे दबा दिया। वो गुलाबी छोटा पर्स सिर्फ एक हथेली के साइज का था। उसमें कितना सामान आ सका था। अगर वो इसे शेयर करने के लिए 17 लोगों को जगाती तो हर इंसान को एक बाइट या टुकड़ा भी नहीं मिलता। इसके अलावा सुवेई का ग्रुप भी था। एंड में वे सबसे बड़ा शेयर ले लेते और उसे एक तिनका भी नहीं मिलता। दूसरों को देने के बजाय झाओया ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके दिल में एक आइडिया आया। उसने जानबूझकर अपने पैर हिलाए। सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज हुई। चेन शियाओतांग के नर्व्स पहले से ही बहुत टाइट थे। आवाज सुनते ही वो सुन्न हो गई। उसने अपनी सांस तक रोक ली। उसका छोटा सा चेहरा और आंखें आवाज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसने काफी देर तक ध्यान से सुना, लेकिन जब देखा कि कोई उठ नहीं रहा है तो उसने चुपके से राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें झाओ या की आंखों से मिली, जो अंगारों की रोशनी में डरावनी लग रही थीं और बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। चेन शियाओतांग की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसका दिल लगभग हलक में आ गया। वो इन लोगों के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। भूखे और चिड़चिड़े होकर वे अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। अगर ये बात बाहर आ गई तो उसे डेफिनेटली टारगेट किया जाएगा और शायद लिनफेंग की तरफ बाहर भी निकाला जा सकता है। इस सुनसान आइलैंड पर अकेले रहने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। लगभग अपने आप ही उसने अपने होंठों पर उंगली रखी, एक इशारा किया, फिर अपने हाथ जोड़े, अपना चेहरा सिकोड़ा और भीख मांगने के अंदाज में सिर हिलाया। उसकी यह हालत दिन में लिन फेंक के सामने नाटक करने से कहीं ज्यादा तरस खाने लायक थी। जाओ यानी कोई रहम नहीं दिखाया। वो सीधे उसे घूरती रही। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे पिंक बैग पर गई, फिर उसने ऊपर उसकी तरफ देखा, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसका मतलब बिल्कुल साफ था।
चेन शियाओतांग का चेहरा डर से तुरंत बिगड़ गया, लेकिन झाओ या के एटीट्यूड को देखकर, जो अगर वो नहीं बोलती तो मदद के लिए बुलाने को तैयार थी, और चारों तरफ से घिर जाने के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए उसने आखिरकार हार मान ली। अपनी पीठ के दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो झाओ या की तरफ रेंगते हुए आई, अपने पर्स में थोड़ी देर तक तलाशा और एक छोटी सी चीज निकालकर उसे दे दी। झाओ या पास आई और देखा कि यह अलग से पैक किया हुआ बीफ जर्की का टुकड़ा था, जो एक अंगूठे के साइज का था। नॉर्मली वो इन सस्ते स्नैक्स की तरफ देखती भी नहीं, जो 10-12 रुपए का एक पैकेट आते हैं, हाई कैलोरीज और एडिटिव्स से भरे, जिन्हें उसके न्यूट्रिशनिस्ट ने सख्ती से मना किया था। लेकिन अब बात अलग थी। उसने जल्दी से पैकेजिंग फाड़ी और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। नमकीन, स्मोकी स्वाद और इस छोटे से बीफ जर्की ने उसे लगभग कराहने पर मजबूर कर दिया। उसकी जीभ अंदर ही बनी रही, उसे चबाने का मन नहीं कर रहा था। जब तक कि वो पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो गया, तब तक उसने उसे धीरे से निगला। एक खत्म होने के बाद झाओ या ने अपनी उंगली बढ़ाई और धीरे से इशारा किया, ये बताते हुए कि उसे और चाहिए। चेन शियाओतांग ने तुरंत अपना पर्स अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, सिर हिलाया। उसका चेहरा पूरी तरह से मना कर रहा था। झाओ या ने घूर कर देखा और भीड़ की तरफ अपनी ठोड़ी उठाई, जो एक थ्रेटनिंग इशारा था। छोटी लड़की अपना मुंह बनाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और 3 और बीफ जर्की के क्यूब्स निकाले। झाओ या ने उन्हें छीन लिया, अपनी हथेली में उन्हें गिना। 3 भिखारी को टहलाने के लिए काफी है। उसने और मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार चेन शियाओतांग सच में बहुत गुस्से में आ गई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा। उसकी गोल आंखें वापस घूरने लगी। उसका बेबी फेस गुस्से में था, हालांकि बहुत ज्यादा डरावना नहीं था, लेकिन उसका मतलब साफ था, अगर उसने और पुश किया तो वो जान दे देगी। ज्यादा से ज्यादा सब लोग आपस में लड़ पड़ते। झाओ या का हाथ हवा में ही अटका रहा। असली शोर शराबा किसी के फायदे में नहीं होता। वो सिर्फ अपना हाथ वापस खींच सकी और सावधानी से तीनों बीफ जर्की क्यूब्स को अपनी जीन्स की सबसे अंदर वाली पॉकेट में ठूंस लिया, उन्हें दबा दिया जैसे कि उसे डर हो कि एक गिर जाएगा। उसने उनका इस्तेमाल अपनी लास्ट ऑप्शन के तौर पर किया। 3 उसकी लाइफ सेविंग राशन की तरह थे। हालांकि वे एक मुट्ठी चावल से भी कम थे, लेकिन इस भूख और ठंड वाली रात में उसका मूड काफी बेहतर करने के लिए काफी थे। वो वापस लेट गई, आंखें बंद की और उसके होंठों पर एक छोटी सी स्माइल भी आ गई। इस बीच चेन शियाओतांग गुस्से में अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस चली गई। अपने छोटे से बैग को कसकर पकड़कर एक बॉल की तरह सिमट गई। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसे ठग लिया गया है। अगर वो सावधानी से काम लेती तो कई दिनों तक खा सकती थी, लेकिन अब उसका आधा हिस्सा उससे छीन लिया गया था और उसका दिल टूट गया था। जैसे ही सुबह हुई और सूरज की पहली किरणें रॉक फेस के गड्ढे पर पड़ी, लिन फेंक अपने आप जाग गया। उसने स्ट्रेच किया, पूरी तरह से फ्रेश फील कर रहा था। उस रात की तरह बिल्कुल नहीं जो उसने सुनसान आइलैंड पर बिताई थी। पत्थरों की दीवारों ने टेम्परेचर को मजबूती से बनाए रखा था और जमीन पर सॉफ्ट गीली पाम लीव्स उन चीजों से 100 गुना बेहतर थीं जो उन लोगों ने पेड़ों की जड़ों के नीचे जुगाड़ की थीं। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी की 1000 फ्लैशेस दिखाई दी, जो उसके फिजिक में सक्सेसफुल इंक्रीज को दिखा रही थी। ये इंप्रूवमेंट पहले दिन की तरह जबरदस्त नहीं था, लेकिन ये समय के साथ जुड़ता गया, जिससे एक बड़ा चेंज आया। लिन फेंक ने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी ताकत को फिर से बढ़ते हुए साफ फील किया। वो खड़ा हुआ, स्ट्रेच किया और पास में कुछ पानी ढूंढने और ब्रेकफास्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन वो सिर्फ 2 कदम ही चला था कि तभी एक चुभती हुई चीख ने सुबह की शांति को अचानक तोड़ दिया, जो कुछ दर्जन मीटर दूर वुमेन्स कैंप से आ रही थी। चीख इतनी हाई थी कि आधे साल से भाग रहे किसी इंसान को भी चौंका दे। फिर चीखों, चिल्लाने और भागने की एक अजीब सी आवाज आई। पूरा मैस बन गया था। एक सांप! लीन फेंक रुका, उस डायरेक्शन में देखा, फिर मुड़ा और उल्टी डायरेक्शन में चलना जारी रखा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसने सोचा। वुमेन्स कैंप की चीखें बहुत हल्की थीं। उबलते पानी की तरह एक हंगामा मच गया। बादल और आसमान बिखर गए। 1 दर्जन औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और चारों डायरेक्शंस में भाग खड़ी हुईं। बस एक इंसान बिना हिले डुले खड़ा रहा, फांग शियाओमान। एक छोटा गहरे हरे रंग का सांप उसकी दाहिनी पिंडली से लिपटा हुआ था। उसका तिकोना सिर उसके घुटने की साइड में टिका था, मानो गर्मी ढूंढ रहा हो। सांप का शरीर एडल्ट के अंगूठे जितना ही मोटा था, लेकिन उसका चमकीला हरा रंग सुबह की रोशनी में साफ चमक रहा था, जिससे जाहिर था कि वो बेहद जहरीला है। फांग शियाओमान की हिलने की हिम्मत नहीं हुई, चिल्लाने की हिम्मत नहीं हुई, यहाँ तक कि गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। सांप के ठंडे स्केल्स उसकी स्किन से चिपके थे। सांप के शरीर की हर छोटी मूवमेंट से उसका दिल दहल जाता था। उसके गालों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। वो सिर्फ कुछ दर्जन मीटर दूर खड़ी सुवेइवेई से भीख मांग सकती थी। उसकी आंखों में बहुत उम्मीद थी। सुवेइवेई ने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे जब वो उन्हें खोल और बंद कर रहा था, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे। वो आधा मीटर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
ऐसा नहीं था कि वो मदद नहीं करना चाहता था, वो बस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, वे पेड़ों के पीछे छिप गए थे, सिर्फ आधे चेहरे बाहर निकाल कर देख रहे थे। उनके शरीर फांग शियाओ मान से भी ज्यादा कांप रहे थे। चेन शियाओतांग पेड़ के तने से चिपकी हुई थी, आंसुओं से भरी कांपती हुई आवाज में चिल्लाई, अब हम क्या करें, उसे कौन बचाएगा? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी एक हाथ ने जमीन से एक लंबी लकड़ी की छड़ी उठाई। वो जियांग युए थी। वो वहां मौजूद सेलिब्रिटीज और इंटरनेट पर्सनालिटीज से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी झुर्रियों वाली कॉटन शर्ट भी उसके कॉन्फिडेंट लुक को छिपा नहीं सकी। छड़ी को पकड़ते समय उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वो साफ तौर पर डरी हुई थी। जियांग युए के पीछे केवल 3 लड़कियां खड़ी थीं जो परेशान होकर उसे देख रही थीं। जियांग युए एक एक कदम आगे बढ़ी, 3 मीटर, 2 मीटर। उस सांप को मूवमेंट का एहसास हुआ। उसने थोड़ा सा अपना तिकोना सिर उठाया। जियांग युए ने अपनी सांस रोकी और धीरे से छड़ी की नोक को सांप के शरीर और पैर के बीच के गैप में घुसाया। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्लो थीं कि उसके हाथ की मसल्स में दर्द होने लगा। जैसे ही सही निशाना लगा, वो पीछे हटी। वो हरा सांप 5 या 6 मीटर दूर जा गिरा, सीधे सूखी पत्तियों के ढेर पर। वो कुछ बार बल खाया और झाड़ियों में गायब हो गया, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा। चारों तरफ फिर से चीखें गूंज उठीं। तब जाकर सुवेइवे रोते हुए फांग श्याओमान की तरफ भागने की हिम्मत जुटा पाया। उसने उसके कंधों को पकड़ा और जोर से हिलाते हुए पूछा कि क्या वो ठीक है, क्या तुम्हें सांप ने काटा? फांग शियाओमान फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सुवेइवेई की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोते हुए कहा कि उसे लगा कि वो मरने वाली है। बाकी लोग भी आस पास जमा हो गए, उसे सांत्वना देने लगे, जिससे वहां काफी शोर शराबा हो गया। जियांग युए ने राहत की सांस ली, लकड़ी की छड़ी को एक तरफ फेंका और उन 3 लड़कियों की तरफ मुड़ी। रोना धोना बंद न होते देख जियांग युए का पेशेंस खत्म हो गया। वो कैन लान की तरफ मुड़ी और गुस्से में बोली कि वे सबको चुप कराएं और अपना काम करने भेजें। अगर वे ऐसे ही ड्रामा करते रहे तो आज फिर भूखे रहेंगे। किनलान एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, सांप का खतरा टल गया था, लेकिन भूख की प्रॉब्लम अब भी सबके सिर पर मंडरा रही थी। अब वापस घने जंगल की तरफ चलते हैं। लिन फेंक लगभग 1 घंटे से घूम रहा था, अपने साथ ढेर सारे जंगली फल और मशरूम लिए हुए। ये काफी अच्छा कलेक्शन था। रास्ते में सिस्टम की मार्किंग्स रुकी नहीं थीं। वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड रामबुतान, चेरीज, खाने लायक जंगली सब्जियां और यहाँ तक कि लाल मिर्च के कुछ पौधे भी। खाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सब वेजिटेरियन था, कोई नॉनवेज नहीं था। इससे भी बुरा, बॉडी में पानी की कमी हो रही थी। कल रात की ग्रिल्ड फिश का नमक अब भी शरीर में असर दिखा रहा था। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। कुछ जंगली फल चबाने से सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत मिल रही थी, ज्यादा नहीं। ये एक लंबा प्लान था, लेकिन लिन फे को कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पेड़ और फर्न्स बहुत घने थे। कई जगहों पर तो आसमान भी पूरी तरह ढका हुआ था। प्लांट्स के इस तरह उगने के लिए सिर्फ सी वाटर और बारिश काफी नहीं हो सकती थी। जमीन के नीचे या ऊपर फ्रेश वाटर की कोई ना कोई पक्की सप्लाई जरूर होनी चाहिए। वो और अंदर चलता गया। जितना अंदर जाता, जमीन उतनी ही गीली और सॉफ्ट होती जाती। हर कदम पर पानी बाहर निकल रहा था। हवा में मॉइस्चर बढ़ रहा था, पत्थरों पर काई जम चुकी थी और फर्न्स और घने होते जा रहे थे। वो बिल्कुल सही रास्ते पर था। लगभग 10 मिनट और चलने के बाद बहते पानी की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, लंबे फर्न्स को हटाकर आगे बढ़ा तो उसे अपने सामने एक साफ छोटी सी नदी दिखाई दी। वो नदी लगभग आधा मीटर चौड़ी थी। उसका पानी एकदम साफ था और धूप में चमक रहा था। सिस्टम ने तुरंत उस पर टैग लगाया, नेचुरल स्प्रिंग वाटर, सेफ, मिनरल से भरा, पीने के लिए बिल्कुल सही। पानी मिल गया। लिन फेंक भागा, नीचे बैठा, दोनों हाथों में पानी भरा और सीधे पी गया। ये ठंडा और मीठा था, सुपरमार्केट के महंगे मिनरल वाटर से भी बेहतर। उसने 5-6 बार पानी पिया, फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुंह पोंछा। पानी का सोर्स पूरी तरह कंफर्म हो गया था। अब बस एक कंटेनर ढूंढना बाकी था। लिन फेंक खड़ा हुआ। उसकी नजर पानी के बहने की डायरेक्शन में गई। पानी ऊंचाई से नीचे बह रहा था। ऊपर का एरिया घने जंगल से ढका था, लेकिन वहां के पेड़ पौधे काफी हरे भरे थे और चिड़ियों की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही थीं। जहां पानी होता है वहां जानवर होते हैं, जहां जानवर होते हैं वहां मीट मिलता है। उसने अपने साथ लाए जंगली फल और मशरूम एक पत्थर पर रखे और अपने कंधों को स्ट्रेच किया। बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज का रिजल्ट दिख रहा था। सुबह इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई थकान फील नहीं हो रही थी, मानो उसकी मसल्स में बहुत एनर्जी हो। वो नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ चलता रहा, लेकिन 200 मीटर भी नहीं चला था कि लिन फेंक अचानक रुक गया। गीली मिट्टी पर जानवरों के पैरों के निशान साफ बने हुए थे। 4 उंगलियों वाले निशानों को देखते ही लिन फे के सिस्टम ने स्कैन किया, जिससे उसके माथे पर बल पड़ गए। मिट्टी में जंगली सुअर के निशानों को घूरते हुए लिन फे के दिमाग में मटन, चिकन और रोस्टेड मीट की तस्वीरें आ गईं। उसके मुंह में लगभग पानी आ गया। अगर वो सच में एक शिकार कर ले तो आने वाले 2 हफ्तों तक उसे प्रोटीन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ गर्म ऑयली रोस्टेड मीट के बारे में सोचकर ही उसका मन ललचा गया।
लेकिन उसका दिमाग उसके पैरों से तेज था, उसे शांत रहना पड़ा। जंगली सुअर कोई फार्म के मोटे सुअर नहीं थे। वे जंगल के असली जंगली जानवर थे जिनका वजन अक्सर 200 किलोग्राम से ज्यादा होता है। वे किसी इंसान पर हमला कर सकते थे और बहुत तेज भाग सकते थे। वो नीचे बैठा और डीप स्कैन एक्टिवेट किया। नीली टेक्स्ट तुरंत सामने आई। एक एडल्ट मेल वाइल्ड बोर, वजन लगभग 180 किलोग्राम से ज्यादा, बहुत डेंजरस। लिन फेंग तुरंत 2 कदम पीछे हटा। 180 किलोग्राम का जानवर बहुत खतरनाक होता है। हालांकि बॉडी स्ट्रांग होने के बाद उसकी ताकत नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा थी, लेकिन खाली हाथ इस चीज का सामना करना सीधे मौत को दावत देना था। उसने अपने सीने को थपथपाया। खुश हुआ कि उसने बिना सोचे समझे उसका पीछा नहीं किया। मीट खाने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। या तो उसे अपनी बॉडी की ताकत कई लेवल और बढ़ाने तक वेट करना होगा, या धीरे धीरे कोई ट्रैप सेट करना होगा। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो इस जानवर से पंगा नहीं ले सकता। फिर उसने रास्ते को देखा और पाया कि वो रास्ता पानी पीने के लिए नीचे आया था, फिर वापस मुड़ गया था। नदी के किनारे ऊपर नहीं जा रहा था। उसे लगा कि ऊपर का एरिया अभी भी सेफ है। लिन फेंक उस रास्ते को छोड़कर नदी के और अंदर चला गया। इस बार चलने में लगभग 2 घंटे लगे। रास्ता काफी चढ़ाई वाला हो गया था। घनी झाड़ियां थीं और कुछ जगहों पर तो उसे साइड से होकर निकलना पड़ा। अगर वो आइलैंड पर नया नया आया होता तो बुरी तरह थक जाता, लेकिन उसकी बढ़ी हुई स्टैमिना बहुत काम आई। चलते चलते उसकी सांस तक नहीं फूली थी। जब उसने आखिरकार झाड़ियों की आखिरी लेयर को हटाया तो वो वहीं रुक गया। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा था। 2 कुदरती पहाड़ों की दीवारें, पत्थरों से घिरा एक घाटी का एरिया जो लगभग 2-3 फुटबॉल ग्राउंड्स जितना बड़ा था, उसके सामने फैला था। अंदर का सीन किसी गेम के सीक्रेट मैप जैसा लग रहा था। केले के पेड़ सीधे खड़े थे। उनकी बड़ी हरी पत्तियों पर ढेर सारे केले लगे हुए थे। बेलें पत्थरों की दीवारों पर छड़ी हुई थीं, जिन पर बैंगनी काले रंग की बेरीज लगी थी। कुछ तो लीची जितनी बड़ी थीं, जिनके वजन से डालियां झुक गई थीं। सिस्टम के टैग्स स्क्रीन पर छा गए। जंगली केले, खाने लायक, हाई शुगर और कैलोरीज। रॉकवॉल ग्रेप्स, खट्टे मीठे। लोकार्ट, पीले छिलके वाली बेरीज और कई तरह की दूसरी बेरीज, सब पर खाने लायक के टैग लगे थे। ये कोई आम जंगल नहीं था। ये आइलैंड कुदरत का बनाया हुआ एक बहुत खूबसूरत फ्रूट वैली था। इस वैली में रंग बिरंगे पेड़ पौधे और जंगली पक्षी भरे पड़े थे, जो इंसानों की परवाह किए बिना बेफिक्र होकर घूम रहे थे। भूरे ग्रे रंग के खरगोशों का एक झुंड जमीन पर फुदक रहा था, जो काफी गोल मटोल और मोटे लग रहे थे, मानो उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया हो। घाटी में थोड़ा और आगे देखने पर कुछ 100 मीटर दूर पतली टांगों और लंबे पैरों वाली कुछ लाइट ग्रे आकृतियां धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, जो जंगली बकरियों जैसी लग रही थीं। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से सिस्टम उन्हें पहचान नहीं सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने मौजूद फल और खरगोश उसे कुछ समय तक पेट भरने के लिए काफी थे। ये जगह उसका अपना प्राइवेट ग्रैनरी, अनाज का भंडार बन चुकी थी। रही बात उन औरतों की, इस जगह को ढूंढने के बाद लिन फेंक ने उस रास्ते की तरफ पीछे मुड़कर देखा जहां से वो आया था, और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो 2 घंटे से भी लंबा और सीधा पहाड़ का रास्ता घनी झाड़ियों से इतना ढका हुआ था कि वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। कुछ जगहों पर तो दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके चढ़ना पड़ता था। वे नाजुक लड़कियां शायद इस रास्ते का 1/4 हिस्सा भी तय नहीं कर पाती। रास्ते में घूम रहे 180 किलोग्राम के उस जंगली सुअर की बात तो छोड़ ही दीजिए, वे सांप को देखकर ही चीखने लगती थीं। लेकिन अगर उनका सामना सच में किसी जंगली सुअर से हो जाता तो लिन फेंक ने अपना सिर हिलाया। वो सीन बहुत भयानक होता और उसकी भूख मार देता। जैसे ही उसने वापस ले जाने के लिए कुछ अंगूर तोड़ने का प्लान बनाया, उसकी बाईं तरफ की झाड़ियों के पीछे से कुड़कुड़ाने की आवाज आई। लिन फेंक रुका। अपनी सांस रोकते हुए वो दबे पांव पास गया और टहनियों और पतों के गैप से अंदर झांका। अरे बाप रे! 5 मीटर से भी कम दूरी पर एक खाली जगह में 7-8 जंगली मुर्गियां आराम से घूम रही थीं। उनके पंख बहुत चमकदार और सुंदर थे। हालांकि वे फार्म की मुर्गियों जितनी बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनका मीट काफी फ्रेश और टेस्टी लग रहा था। लिन फेंक पीछे की तरफ पलटा। उसने आगे भागने की अपनी इच्छा को जबरदस्ती दबाया। जंगली मुर्गियां नॉर्मल मुर्गियों से अलग होती हैं। वे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ सकती हैं। लचीली बेलों का इस्तेमाल करके उसने एक जाल बुना और आगे बढ़ा। उसने काम पर लगने का फैसला किया, क्योंकि मैदान में पौधों की कोई कमी नहीं थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे बहुत ही लचीली बेलों का एक बड़ा पैच मिला। उसने बेलों का एक बड़ा गुच्छा तोड़ा, एक छोटा पत्थर ढूंढा, नीचे बैठा और जाल बुनना शुरू कर दिया। उसके डेटाबेस से जाल बुनने की तकनीकें किसी ट्यूटोरियल वीडियो की तरह उसके दिमाग में चलने लगीं और उसकी उंगलियां उन मूवमेंट्स को फॉलो करने लगीं। शुरुआत में वो थोड़ा संभल कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे जाल बनता गया, उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। दोपहर के खाने में मिलने वाले खुशबूदार रोस्ट चिकन के बारे में सोचकर उसके हाथों में मानो मोटर लग गई हो। सारी थकान और दर्द गायब हो चुका था। सूरज ढलने से पहले 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा बेलों का जाल आखिरकार तैयार हो गया।
लीन फेंक ने बने हुए जाल को हिलाकर देखा, उसे खींचा। ये काफी मजबूत था और जाल के छेद का साइज बिल्कुल सही था। मुर्गी का सिर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसकी बॉडी बाहर नहीं आ सकती थी। एकदम परफेक्ट। उसने जाल को रोल किया, पत्तियों के नीचे छिपाया और नीचे बैठकर झाड़ियों के पीछे रेंगते हुए वापस चला गया। आज दोपहर चिकन मिलेगा या नहीं, ये सब इसी जाल पर डिपेंड था। वो बिना कुछ सोचे समझे घूम रही जंगली मुर्गियों के ग्रुप को एकटक घूरता रहा। उसकी सांसें तेज थीं और उसके पैर बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कैंप के पास चुने गए जंगली फल, आधे पक्के रस भरी के साथ कड़े गुदे वाले फल, खटे और कड़वे थे, जो जीभ पर चुभ रहे थे। ये बिल्कुल बेकार स्वाद था, लेकिन वे सिर्फ अपने दांत पीसकर उन्हें निगल सकते थे। सुबह का सांप का डर अभी खत्म ही हुआ था और सब लोग संभल भी नहीं पाए थे कि उन्हें एहसास हुआ कि वे ठंड से ठिठुर रहे हैं। कई लोग पूरी रात खुले में सोए थे और आधी रात को आग बुझ गई थी, जिससे कई लोगों को जुकाम हो गया था। लेकिन अब जहरीले फलों के बाद एक और भी बड़ा खतरा उन सब पर मंडरा रहा था। हादसे के बाद से किसी ने भी पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उनके गले पूरी तरह सूख चुके थे और होंठ फट गए थे। कुछ लोगों ने तो बेवकूफी में समुद्र का पानी पी लिया, जिससे हालत और खराब हो गई। उनकी जीभ इतनी सूज गई थी कि वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। लीडर किन लान ने तुरंत सबको 4 ग्रुप्स में बांटने का फैसला किया। जियांग युए ने 3 लोगों के साथ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने का काम संभाला। बिना आग के वे रात को सरवाइव नहीं कर पाते। सुवेइवेई ने चेन याओ और कुछ दूसरों को लेकर लकड़ियां बटोरने का काम किया। किनलान ने खुद एक टीम को बीच पर लीड किया, इस उम्मीद में कि वे कल के लिन फेंक के काम को रिपीट कर सकें। मछली ढूंढने और फिर जंगल के अंदर जाकर पानी का सोर्स तलाशने का काम 4 लड़कियों पर आया। झाओ या, चेन शियाओतांग और अन्य, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ खाने लायक भी मिल जाएगा। काम का डिवीजन तो साफ था, लेकिन रिजल्ट किसी की उम्मीद से भी ज्यादा खराब निकला। ग्रुप पूरे जोश के साथ निकला था, लेकिन दोपहर तक पूरी तरह मायूस होकर वापस लौटा। उन्होंने बीच को पूर्व से पश्चिम तक छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक अच्छा सी शैल या समुद्री घास का टुकड़ा भी नहीं। मछली की बात तो दूर की थी। इससे भी बुरा यह हुआ कि पानी की तलाश पूरी तरह बेकार गई। दोपहर के लगभग 1 बजे झाओ या और बाकी लड़कियां अपनी बाल्टियां घसीटते हुए वापस आईं, जबकि चेन श्याओतांग जमीन पर गिर पड़ी और तेजी से सांस लेने लगी। वो वहीं बैठ गई जिसने पिछले 3 दिनों से ना के बराबर खाना खाया था। झाओ या की लंबी टांगों पर झाड़ियों की वजह से लाल चकत्ते पड़ गए थे और वो 2 मुट्ठी जंगली सब्जियां और कुछ अनजान जड़ी बूटियां लिए हुए थी। एक पेड़ के तने से टेक लगाकर वो काफी देर तक हांफती रही और आखिरकार अपनी भारी आवाज में 3 शब्द बोल पाई। पानी नहीं मिला। इस बात ने तुरंत वहां हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रुप के दर्जन भर लोगों ने उसे घेर लिया और सब अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोग उसके रास्ते पर सवाल उठा रहे थे, कुछ उसकी नाकामयाबी की शिकायत कर रहे थे, तो कुछ पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पूरा माहौल मैस बन गया था। झाओ या, जो पहले से ही थकी हुई और प्यासी थी, पूरे दिन भाग दौड़ कर चुकी थी। भले ही उसे कुछ न मिला हो, लेकिन उसने पूरी कोशिश की थी। वापस आने पर डांट सुनना उसके लिए बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। वो वहीं भड़क गई। जंगल इतना घना है कि वहां कोई रास्ता ही नहीं है। जमीन पर सड़ रही पत्तियां बहुत स्लिपरी हैं। हर कुछ कदम पर इंसान गिर जाता है। अगर तुम लोग इतने ही कैपेबल हो तो खुद जाकर ट्राई कर लो। माहौल को बिगड़ता देख किनलान ने तुरंत बीच में आकर सिचुएशन को संभाला। उनके फटे हुए होठों और लाल आंखों को देखकर वो किसी भी इंसान से बेहतर जानती थी कि अगर उन्हें पानी नहीं मिला तो आज रात कोई ना कोई मर जाएगा। उसने तुरंत सबको एक साथ मिलकर ढूंढने का ऑर्डर दिया, बिना किसी ग्रुप में बांटे। पानी की बहुत तलाश की गई, लेकिन बदकिस्मती से कुछ हाथ नहीं लगा। मजबूरी में उनका सारा मैनर्स और रूल्स गायब हो गए। पूरे 18 लोग एक्टिव हो गए और घने जंगल में घुस गए। हालांकि वे 18 लोग थे, लेकिन उनकी हिम्मत और ताकत काफी कम हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा से लिन शीन का सिर दर्द कर रहा था। जो टिंग को हर कुछ कदम चलने के बाद रेस्ट करना पड़ रहा था और 2 अन्य लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, जिससे वे लंगड़ा कर चल रहे थे। लेकिन किसी की रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सब जानते थे कि पानी ही लाइफ है और यह किस्मत की बात थी कि भगवान ने उन्हें अभी तक बचाकर रखा था। लगभग 40 मिनट बाद अचानक दक्षिण पश्चिम दिशा से एक चिल्लाने की आवाज आई, पानी, इधर पानी है, जल्दी आओ। सब लोग हवा की स्पीड से उस तरफ भागे। छोटे पौधों के पैच से गुजरने के बाद उनके सामने एक पतली सी नदी दिखाई दी। वो नदी इतनी छोटी थी कि एक कदम में पार की जा सकती थी, लेकिन पानी लगातार बह रहा था, एकदम साफ और पीने लायक फ्रेश था। अब किसी को अपने लुक्स या मैनर्स की परवाह नहीं थी। चैन शियाओतांग सबसे पहले खुशी के मारे रो पड़ी। एक जॉम्बी होने के नाते मुझे इंसानों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे